हाँ आंटी आंटी ठीक है कोई नहीं अब यार ध्यान रखना है Good afternoon to all of you. जहाँ गंगा की निर्मल धारा बहती है, जहाँ हर एक लहर एक कथा कहती है, जहाँ माँ मनसा और माँ चंडी के ऊंचे शिखर हैं, जहाँ भक्ति और साहित्य के गहरे असर हैं, उस धरातल पर हो रहे हरिद्वार लिटरेचर फेस्टिवल में मैं डॉक्टर सलोनी शर्मा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जहाँ भीमगोड़ा की माटी में पावन पुकार है, जहाँ श्री कृष्ण की कृपा का अनूठा संसार है, इन्हीं शीत पहाड़ों और ठंडी हवाओं के संग आज हम मनाने आए हैं हिंदी गीतों के रंग। सुप्रभात, मैं डॉक्टर पल्लवी राणा, असिस्टेंट प्रोफेसर SM जैन PG कॉलेज, आप सभी प्रबुद्ध जनों का आज के इस थर्ड सेशन में, जिसका नाम हिंदी गीतों की रीत है, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। मैं फिर से आग्रह करती हूँ कि जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। We are looking for your attention, please. कहते हैं गंगा तन को धोती है और शब्द मन को, तो आइए आज मिलकर महकाते हैं इस साहित्य उपवन को। जैसा कि हमारे सत्र का नाम है हिंदी गीतों की रीत, और गीत केवल शब्दों का समूह नहीं होते बल्कि हमारी भावनाओं की आवाज़ होते हैं। गीत माँ की लोरी से लेकर संस्कारों की मंगल ध्वनि है, बाबा की डांट से लेकर गुरुओं का आशीर्वाद है, मीरा की पीड़ा से लेकर सूरदास का प्रेम है, मिट्टी की सौंधी खुशबू से लेकर झरने की कलकल आवाज़ है। बिल्कुल सही कहा। कविता और गीत केवल शब्दों की रचना नहीं होते, वह मनुष्य के अनुभव, संवेदना और पीड़ा की सजीव अभिव्यक्ति होते हैं। इसी भाव को व्यक्त करते हुए PB शैली ने भी लिखा है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस ऑफ सैडेस्ट थॉट। यही भाव हमारी हिंदी काव्य परंपरा में भी बार बार प्रतिध्वनित होते हैं। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। और कल हमारे श्रवण सर ने भी एक बात कही कि जो वो हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। यानी गीत जब हम प्यार में हैं तो भी गीत है, जब हम दुखी हैं तो भी गीत है, जब हम खुश हैं तो भी गीत है। यानी जो गीत है वो हमारे DNA में बसता है, इसे हम अपने आप से अलग ही नहीं कर सकते। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदी गीतों की यही रीति रही है कि विरह में भी सौंदर्य है, पीड़ा में भी माधुर्य है और आंसू भी संगीत बन सकते हैं। चाहे वह मीरा का विरह हो, महादेवी की वेदना हो या निराला की आत्मसंघर्ष की आवाज़, हिंदी गीतों ने सदा मनुष्य की अंतरात्मा को स्वर दिया है। They do not merely entertain us, they heal us, they connect us and they make us human. सही कहा डॉक्टर पल्लवी। गीत सिर्फ कानों को सुकून नहीं देते बल्कि वो रूह से बात करते हैं। बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हर कोई गुनगुनाता है, चाहे वो बंद दरवाज़ा हो, चाहे खुला आसमान हो, चाहे वो किसी झरने के पास हो, चाहे किसी नदी के पास हो, हर कोई गुनगुनाता है। कोई सुरों में गाता है तो कोई बेसुर में गाता है, पर हर कोई गुनगुनाता है। और गीत एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। आज हमारे लिए ये अवसर विशेष रूप से गौरवपूर्ण है कि हमारे बीच एक ऐसी पर्सनैलिटी उपस्थित हैं जिसमें प्रशासनिक दायित्व, साहित्यिक सृजन और मानवीय संवेदना का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। हमारे डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा जी, CDO हरिद्वार, जो हाल ही में प्रमोशन प्राप्त करके भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ दायित्वों में आसीन हुए हैं।
अपने प्रशासनिक जीवन में जनसेवा, विकास और सुशासन को केवल दायित्व नहीं बल्कि जीवन दृष्टि के रूप में निभाते रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा जी जनता के बीच अपने सरलता और सहज स्वभाव के कारण अत्यंत लोकप्रिय हैं। सर ऐसे विरल अधिकारियों में से हैं जिन्हें लोग पद से नहीं बल्कि उनके व्यवहार, संवेदना और मानवीय दृष्टिकोण से पहचानते हैं। प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के साथ साथ डॉक्टर मिश्रा जी एक संवेदनशील साहित्यकार भी हैं। उनका चर्चित काव्य गीत मेरे मीत मेरे गीत, गज़ल, मुक्तक, हायकू और दोहों का एक सशक्त एवं भाव समृद्ध संग्रह है। यह कृति जीवन दर्शन और यथार्थ पर आधारित है, जिसमें कहीं रहस्यवाद की झलक है तो कहीं मानव की अंतर चेतना और गूढ़ चिंतन की अभिव्यक्ति। सरल शब्दों और संवादात्मक शैली में रची गई इन रचनाओं में भाषा की सहजता के साथ गहन भावबोध और अनुभव की सच्चाई दिखाई देती है। डॉक्टर मिश्रा जी की अनेक रचनाएं काव्य जगत में लोकप्रिय हैं और विभिन्न काव्य मंचों पर सराही जाती हैं। उनकी पुस्तक से उपजा यह भाव उनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों को समेट लेता है। गीत तब अर्थ पाते हैं जब वे हृदय के मीत बन जाते हैं और जहाँ संवेदना होती है वहाँ सच्चा साहित्य जन्म लेता है। डॉक्टर मिश्रा जी कर्म से तो प्रशासन करते हैं लेकिन शब्दों से समाज को दिशा देते हैं। आज इस सत्र में सर की उपस्थिति हम सभी के लिए निश्चय ही प्रेरणादायी और स्मरणीय सिद्ध होगी। अब सर के लिए मैं आगे क्या कहूँ। मैं डॉक्टर पल्लवी ने इतनी बखूबी सर की पर्सनैलिटी को एनहांस किया है, पर फिर भी कुछ लाइंस के थ्रू मैं सर को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। फाइलें भी पढ़ते हैं और रूह का हाल भी जानते हैं। फाइलें भी पढ़ते हैं और रूह का हाल भी जानते हैं। वो शहर में रहकर भी गांव की हर चाल जानते हैं। विज्ञान की समझ है उन्हें और अध्यात्म का नूर भी। विज्ञान की समझ है उन्हें और अध्यात्म का नूर भी। वो मिश्रा हैं साहब जो शब्दों को जान फूंकना जानते हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगी वो स्टेज पर आएं और अपना आसन ग्रहण करें। ग्रेस द स्टेज विद योर प्रेजेंस। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सर का। तालियों की आवाज कम आ रही है। अब वक्त है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। अब वक्त है इस सत्र के कप्तान को बुलाने का। एक ऐसी पर्सनालिटी जो शब्दों के संसार से मोती ढूंढना जानते हैं, जो हर महफिल की नब्ज पहचानते हैं और जो हर गुफ्तगू को एक मुकाम तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस सेशन के मॉडरेटर डॉक्टर शिवा अग्रवाल जी की, जो एक प्रतिष्ठित फ्रीलांस राइटर हैं, रिपोर्टर हैं एवं शिक्षाविद हैं। वर्ष 2000 से वे निरंतर लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं तथा वर्तमान में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर नियमित रूप से लेखन कर रहे हैं। सर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर पीएचडी करने वाले फर्स्ट रिसर्च स्कॉलर होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 2009 से वे उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में एक समर्पित शिक्षाविद के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें 2017 में उत्तराखंड सरकार द्वारा माननीय राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। साथ ही 2014 में रोहम्पटन यूनिवर्सिटी लंदन से बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी प्राप्त हुआ। हाल ही में सर का एक काव्य संग्रह यादों की दस्तखत प्रकाशित हुआ है, जिसमें उनकी संवेदनशील सोच, अनुभव और भावनात्मक गहराई स्पष्ट रूप से झलकती है। ऐसे मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी का हमारे बीच में होना हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर शिवा अग्रवाल जी का। डॉक्टर शिवा सर के लिए भी मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगी। वो शब्दों को तराश कर चर्चा को ज्ञान देते हैं। वो शब्दों को तराश कर चर्चा को ज्ञान देते हैं। वो मामूली सी बातों को भी एक आसमान देते हैं। महारत है उन्हें उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की। महारत है उन्हें उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की। वो शिवा हैं जो खामोश जज्बात को भी जबान देते हैं। हार्दिक अभिनंदन सर आपका। अब मैं आगे श्रवण सर से रिक्वेस्ट करूंगी और डॉक्टर मयंक सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए, मंच पर आए। नहीं सर, मैं बेसिक और डॉक्टर मिश्रा जी का वो स्वागत करें।
थैंक यू मैम। आप Now I would like to invite Dr. Ajit Tomar and Dr. Nishant Munjal to felicitate our session moderator, Dr. Shiva Agarwal. कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं प्रोफेसर श्रवण कुमार शर्मा जी से रिक्वेस्ट करती हूं कि वह हमारे बीच में उपस्थित हुए डॉक्टर अनुराग जी, जो कि डायरेक्टर हैं IELIT के, उनका स्वागत करेंगे। सर अपने एक ग्रुप की ओडी की हुई है जो बेसिक एजुकेशन में है। बेसिक प्रेस क्लब में सर हमने पत्रकार ओके तभी कहाँ आप सर न्यूज़ जालापुर में। So Shiva sir, now the ball is in your court. थैंक यू मैम। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि सर का परिचय हमारे कार्यक्रम के कन्वीनर्स ने दिया, तो मैं 4 लाइन से इस बातचीत की शुरुआत करूंगा और जैसे बातचीत आगे आगे बढ़ेगी आप देखेंगे कि सत्र रोचक होता जाएगा, क्योंकि ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। और अनवर जलालपुरी साहब का एक शेर है, मेरा पसंदीदा शेर भी, कि शादाबो शगुफ्ता ये गुलशन ना मिलेगा, शादाबो शगुफ्ता ये गुलशन ना मिलेगा, और दिल खुश्क रहा तो कहीं सावन ना मिलेगा, और तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन ना मिलेगा। तो ऐसी शख्सियत जो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि वो प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं, और इतनी उम्दा क्वालिटी के साथ, इतनी जो उनकी दक्षताएं हैं उनके साथ, जब वो अपनी प्रशासनिक कुर्सी पर बैठते होंगे तो आप समझ सकते हैं कि आगंतुक यानी जो अपनी परेशानियों को लेकर उनके बीच या उनके सामने या उनके दरबार में मैं कहूँ आया, तो उनके बारे में एक बात कही जाती है कि डॉक्टर मिश्रा जी इतने संवेदनशील इंसान हैं कि उनको जनता का अधिकारी कहा जाता है। इससे पहले कि मैं सर के साथ राब्ता करूं, हम इस्तकबाल करना चाहेंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि जोरदार तालियों के साथ सर का यहाँ पर स्वागत करें। सर का अपना एक रचनात्मक संसार है, और सबसे बड़ी बात है कि सर एक बहुत ही छोटी जगह से और उत्तराखंड में यहाँ पर वो पहुँचे और विभिन्न प्रशासनिक पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत आसानी से सर उपलब्ध हैं आज के दौर में, जब यह कहा जाता है कि एक अधिकारी तक एक आम जनमानस की पहुंच बहुत मुश्किल है, उसकी समस्याओं का निराकरण एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इन सब के बीच में डॉक्टर मिश्रा जी जनता के, जैसा मैंने कहा कि वो एक अधिकारी हैं और उन तक पहुंच सर्वसुलभ है। और सबसे बड़ी बात है कि एक कवि हृदय, तो आप समझ सकते हैं कि एक अधिकारी जो दिमाग से सोचता है, दिमाग से काम करता है, और उसके पास एक बचपन लिए कवि हृदय है, तो वो अपने पद के साथ, अपनी कुर्सी के साथ किस तरीके से इंसाफ करता होगा, ये आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं, उनकी एक बड़ी फेमस कृति है gohanna.com, जो उन्होंने अपने परिवेश के साथ न्याय करते हुए लिखी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी जो कृति है वो बिल्कुल एक जो जमीन से जुड़े हुए इंसान की एक कृति है, और उस कृति के जरिए उन्होंने एक आम व्यक्ति के संघर्ष और उन सब चीज़ों को बड़े ही रचनात्मक तरीके से अपनी उस कृति में उकेरा है। आज चूंकि चर्चा का विषय थोड़ा सा अलग है और गीत मेरे मीत मेरे आपकी रचना है, जिसमें
पूरा गीतों का एक कलेक्शन है, उन गीतों के ऊपर हम बात भी करेंगे और गुजारिश भी करेंगे मिश्रा जी से कि वो गीत भी हमारे यहाँ, मैं क्योंकि बात कर रहा था हमारे श्रोताओं से, तो उनकी भी गुजारिश थी, फरमाइश थी कि वो गीत भी आपसे सुने, तो उसकी बातचीत बाद में होगी। मैं सवालों की तरफ आता हूँ सर। जैसे कि आपकी पुस्तक है गीत मेरे मीत मेरे, तो जो गीत हैं, कहा जाता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसको एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी की तरफ ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो जब आप, कैसे ख्याल आया आपके मन में कि आपको गीत की रचना करनी चाहिए? थैंक यू डॉक्टर अग्रवाल। पहले तो मैं श्रोताओं को प्रणाम करना चाहूँगा। मैं एक परंपरा की तरफ आपको ले चलना चाहूँगा। जब घरों में मांगलिक गीत होते हैं, शादी, विवाह या बहू का आगमन या बच्चे का जन्म, तो हर समाज और संस्कृति में गीत गाने की परंपरा है। कहीं पे उसे कुछ और नाम मिलता है, कहीं पे कुछ और मिलता है। अगर मैं अपने अवध क्षेत्र की बात करूं तो इसको सोहर कहते हैं। ये मांगलिक गीत जो हैं, जो आपने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, ये लिखित में चाहे कम मिलें आपको, किताबों में कम मिलें, लेकिन परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से चौथी पीढ़ी में अनवरत ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और गीत चूँकि मन के उद्गार हैं, जब मन बहुत आह्लादित होता है, जब बहुत प्रसन्न होता है, तो गीत की तरफ बढ़ता है। सामान्य भाषा में तो हम रोज़ बात करते हैं, लेकिन जब हम प्रसन्न चित्त होते हैं तो हमारी बात में एक लचक होती है, एक मिठास होती है, और वही मिठास गीत कहलाती है। तो वो जो मिठास है वो सबके हृदय में होती है। कुछ लोग अभिव्यक्त कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन होती सबके अंदर है। डॉक्टर साहब, गीत जब रीत से जुड़ता है तो वो सिर्फ सुना नहीं जाता, दिल में उतर जाता है। तो जहाँ परंपरा और तहजीब, एहसास, सुर बन जाते हैं, तो क्या मानते हैं आप, गीत लिखते समय रीत पहले आती है या जज्बा? गीतों में भावनाएं प्रधान होती हैं। गीत कह लें, उसको गज़ल कह लें, आप कविता कह लें या मुक्तक कह लें, जो भी है वो भावनाएं प्रधान होती है। और जहाँ भावनाओं को छोड़कर लिखा जाता है तो वो शब्दों का सामंजस्य तो हो सकता है, शब्दों का विन्यास हो सकता है, लेकिन वो बहुत कुछ किताबी हो जाता है। मतलब उसमें हृदय की अगर भाषा नहीं है तो गीत जो है, जो मानवीय संवेदनाएं हैं या मानवीय मूल्य हैं, उससे दूर चला जाता है। तो सिर्फ लिखने के लिए ये मान लें कि वो प्रोफेशनल लोग हैं जो इस तरह का विन्यास लिखते हैं, तो वो प्रोफेशनलिज्म है। लेकिन जो मन का गीत होता है, जो हृदय के गीत होता है, वो आपके पास से गुजर जाता है। आपको लगता है कि हाँ, ये मेरी कहानी है या मेरा अपना जो है संवाद है। जैसे मैं आपको ले चलूँ, गीतकार नीरज जी, गोपाल दास नीरज, उनकी रचना आप देखें, जब वो लिखते हैं, एक शायद सबने पढ़ी होगी या लिखी होगी कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए, है ना। तो वो आपके दिल के पास से गुजरता है और आपको छू के गुजरता है। ऐसे जो गीत होते हैं वो जो मानवीय संवेदना है उसके बहुत पास होते हैं। तो रीत तो उसमें समाहित हो जाती है, स्वयं समाहित होती जाती है। तो पहली चीज़ है जो होता है वो जज्बा, मतलब अंदर की जो भावना है, जो जज्बा आपने जिसको शब्द कहा है, तो उसके बाद रीत का स्थान है। बहुत बढ़िया उदाहरण आपने दिया सर। मैं जानना चाहूँगा कि प्रांतीय प्रशासनिक सेवा, फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा, और उसके साथ एक गीतकार के रूप में कैसे सामंजस्य बना पाते हैं आप अपने अपनी इस विधा के साथ? हाँ, इसमें थोड़ा कठिनता तो होती है, लेकिन क्या होता है कि जब आप कार्य कर रहे होते हैं तो उसी में से गीत उपजते हैं। वो आपको विषय देते हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो विषय मिलते हैं
जब आपको यहाँ तक कि जो समाचार होते हैं उनसे भी विषय निकलते हैं। लेखन कार्य, जैसे मैं अपनी अगर बात करूं, मैं अपनी जो मैंने लेखनी चलाई उसकी बात करूं, तो मुझे जो समय मिलता था वो शाम का समय, जब ऑफिस से आ गए, भोजन वगैरह हो गया, उसके बाद एक पॉज पीरियड होता है जहां आपको कुछ बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहां पर कुछ जो सृजन है, दिन भर का जो बुना हुआ है, दिन भर के जो धागे हैं, उनको जो है एक साथ बुन लिया जाता है और वही गीत बन जाता है। तो रोज मैं समझता हूँ कि ये मेरी जो रचनाएं थी वो 2009-10 के आसपास की रहीं। तो कभी एक गीत बन गया, कभी आधा बन गया, ऐसे ही करके 1 बाई 1 कई दिनों में ये गीत बनते चले गए। जी जी। ऐसा कोई गीत जिसको आपने रीत, मतलब पहले रीत देखी और उसने प्रेरित किया उस गीत को लिखने के लिए? हाँ, ये पहला गीत अगर बात करें तो ये भी एक छोटी सी स्टोरी है, उसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि पहले एक रेडियो पे प्रसारण आया करता था, हमारे बहुत से लोग जानते होंगे, बीबीसी लंदन, उसका समाचार आया करता था। और लगभग 7:30, मैं अगर सही कह रहा हूँ, लगभग 7:30 के आसपास शाम को ये प्रसारण चलता था। और ये माना जाता था कि बीबीसी लंदन ने अगर कोई चीज़ कह दी तो उसकी ऑथेंटिसिटी होती थी, कि बिना ऑथेंटिसिटी के वो बात कहता नहीं। तो उसमें उस समय अफ्रीका में वो चल रहा था, अकाल चल रहा था। ये बात होगी लगभग 92 के आसपास की। और मेरी एजुकेशन उस समय इंटरमीडिएट में मैं था। तो उसने एक वृत्तांत सुनाया जब वहाँ के अकाल और भुखमरी पर था। तो उसने सुनाया कि कैसे वहाँ पे लोग मर रहे हैं। तो वहाँ से कविता का मेरा सृजन प्रारंभ हुआ। और अपने इतिहास में भी वाल्मीकि जी को अगर आप जोड़ें तो वहाँ भी एक घटना से वो प्रेरित हुए, जहाँ पर क्रौंच को बहेलिया मार देता है और वहाँ पर उनका हृदय द्रवित होता है और कविता उपजती है। तो कुछ ऐसा ही वाकया यहाँ भी रहा कि जब अकाल और भुखमरी के हालातों की चर्चा हो रही थी तो बहुत कुछ हम उसको रिलेट कर रहे थे, अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट कर रहे थे। एक दौर था, आज तो बहुत अच्छी स्थिति में हम आ गए हैं, जहाँ पर मुझे ध्यान है कि एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी नारा दिया था कि एक दिन का उपवास रखना है, एक दिन का उपवास रखना है, अनाज को बचाना है कि उससे वो डाइवर्ट हो सके। आज जैसी स्थितियां नहीं थी, आज तो लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं और हमारा देश भी कई तरह से अनाज के मामलों में बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गया है। हम वर्ल्ड के टॉप देशों में हैं जो हम अन्न उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले स्थितियां, मतलब आज के 40 साल पहले, 50 साल पहले ये समस्याएं थीं। तो वो मैंने पढ़ा भी था और मैंने अपने गांव में आसपास देखा भी था कि लोग कैसे संघर्ष करते थे और कैसे भोजन के लिए व्यवस्था करते थे। तो वहाँ से इस कविता का सृजन आरंभ हुआ, जहाँ पर तो डॉक्टर साहब, जैसे गीत दिल की गहराइयों से लिखे जाते हैं और दिल की गहराइयों से ही गाए जाते हैं, तो चंद पंक्तियाँ जो आपका गीत ऐसा जो आपको बेहद पसंद हो और आपके जो गीतों का संग्रह है उसका एक हिस्सा भी हो वो। अच्छा, चूँकि श्रोता समृद्ध बैठे हुए हैं, साहित्य को सुनने के लिए वही आता है जो साहित्य से जुड़ा होता है। मेरा जो अपना मानना है कि कहीं न कहीं जितने यहाँ से वहाँ तक लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हैं, बहुत बहुत छटे हुए लोग बैठे हुए हैं, बहुत समृद्ध और बहुत ही साहित्य से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं। भाषा बाधा नहीं है। मैं देख रहा था अभी हमसे पहले जो वक्ता थे उनको भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे और साहित्य से जुड़ के बातें कर रहे थे। तो एक गज़ल है छोटी सी, मैं समझता हूँ कि आप तक पहुँचेगी, आराम से पहुँचेगी ये। तो उसका
इस तरह से शुरुआत है कि किसी से क्या छुपाएं, लोग सब कुछ जान जाते हैं। किसी से क्या छुपाएं, लोग सब कुछ जान जाते हैं, ये पर्दे खिड़कियों की बात अक्सर मान जाते हैं। वाह, क्या बात है। किसी से क्या छुपाएं, लोग सब कुछ जान जाते हैं, ये पर्दे खिड़कियों की बात अक्सर मान जाते हैं। और सुनिएगा, हवाएं, रोशनी, खुशियां, जरूरत, हर परेशानी। हवाएं, रोशनी, खुशियां, जरूरत, हर परेशानी, कमीने, आईने, दीवार के पहचान जाते हैं। वाह, बहुत खूब। कमीने, आईने, दीवार के पहचान जाते हैं। आप जब अपने आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपका चेहरा बता देता है कि क्या है, आज चल क्या रहा है। कि हवाएं, रोशनी, खुशियां, जरूरत, हर परेशानी, कमीने, आईने, दीवार के पहचान जाते हैं। और मैं अपने आप से यूं ही कभी नाराज होता हूं, मैं अपने आप से यूं ही कभी नाराज होता हूं, सयाने दोस्त चेहरे की हकीकत जान जाते हैं। वाह, क्या बात सयाने है। दोस्त चेहरे की हकीकत जान जाते हैं। और इसकी आखिरी लाइन कि बड़ी हैं मुश्किलें, क्या क्या छुपाओगे घरौंदे में। बड़ी है मुश्किलें, क्या क्या छुपाओगे घरौंदे में, इन्हीं दालान चौखट से सभी मेहमान जाते हैं। वाह। इन्हीं दालान चौखट से सभी मेहमान जाते हैं। बहुत खूब सर। सर की जो पुस्तक में जिसका जिक्र कर रहा था, गीत मेरे मीत मेरे, ये सर की पुस्तक है। और इन्हीं गीतों के संग्रह से उन्होंने ये जो गीत है वो सुनाया है। मैं भी एक यहाँ पर है, आओ जीवन के पार चलें, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आओ जीवन के पार चलें, आओ जीवन के पार चलें, जहाँ सच्चाई है जीवन की, जहाँ अच्छाई है मधुबन की, चेहरा खुद का खुद में देखें, चेहरा खुद का खुद में देखें, दर्पण के भी उस पार चलें, आओ जीवन के पार चलें। तो सर, आपकी जो रचनाएं हैं उसमें बहुत गहराई है, और मैं समझता हूं कि जीवन के जो तमाम पक्ष हैं उनको छूती हुई ये रचनाएं हैं। और आज के समय में आप क्या मानते हैं कि जो रीत है गीतों में, उनको कितनी जगह मिल पाती है? अगर हम जब छोटे थे या आप उस वक्त अपने स्कूल के दौर में रहे होंगे, आज के समय से हम उसकी अगर तुलना करें तो कितना वो आप परिवर्तन पाते हैं उसके बीच में? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। पहली चीज तो, जैसा समाज होता है उस तरह का साहित्य होता है। समाज को छोड़ के साहित्य नहीं बनता है। अगर हम तुलसी जी की बात करें, तुलसीदास जी की बात करें, या और उसके आसपास सूरदास की बात करें, कबीर की बात करें, या केशव की बात करें, केशव शुद्ध साहित्यिक रूप में जाते हैं और तुलसी बिल्कुल ही समाज के निकट चले जाते हैं। कबीरदास जी उस समय की परंपराओं पर प्रहार करते हैं, ऊंच नीच, छुआछूत, इन सब पर प्रहार करते हैं। और सूर और तुलसी और मीरा समाज को भक्ति के करीब ले जाते हैं, जहां पर एक समाज को एक बिखरे हुए राष्ट्र को एक शक्ति मिलती है, जहां पर वो अपने को एक संबल से जोड़ता है। भक्ति क्या है? भक्ति संबल देती है। वो ये बताती है कि ऊपर कोई है जो तुम्हारी मदद के लिए मौजूद है, कोई है आसपास जो तुम्हें देख रहा है, जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो उस दौर में जब बिल्कुल से ही जो राज्य कह लें या उस समय का साम्राज्य कह लें या राजा कह लें, जब वो अत्याचार करता था तो उससे बचने के लिए, समाज को जिंदा रखने के लिए, ये जो साहित्यकार थे इन्होंने एक बहुत बड़ा बल प्रदान किया। राइट। अब हम नई परंपरा में अगर आए, जो आपने रीत की बात कही, तो अगर बचपन का हम याद करें तो एक बहुत बड़े कवि हुए हैं गोपाल सिंह नेपाली। हम लोग उनकी कविता पढ़ते थे, पाठ्यक्रम में थी।
और बहुत ही आसान कविता थी। मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, जो उस दौर के लोग होंगे जरूर इसको कनेक्ट करेंगे, कि यह लघु सरिता का बहता जल, यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। कितनी आसानी से उन्होंने अपनी बात कह दी, सरल शब्दों में अपनी बात कह दी। यह लघु सरिता का बहता जल, एक बच्चा जो अभी क्लास 3 में पढ़ रहा है, 4th में पढ़ रहा है, वो इसको कनेक्ट कर पा रहा है कि एक सरिता है वो बह रही है। वहां देखिए आप बच्चों के जो एज ग्रुप है उससे जुड़ा, जी जी, है ना। हम क्या करते हैं, साहित्य को इतना कठिन बनाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े साहित्यकार कहलाने लग जाएं। बच्चों को कनेक्शन तो मिलना मुश्किल हो जाता है कि बच्चों से कनेक्ट होना है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो एक आती एक कविता कह लें, गीत कह लें, उसकी परंपरा में कि चेतक के बारे में कविता होती है। तो उसमें वो कहते हैं कि रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, और राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जी जी जी, ये एक अपने इतिहास का एक गौरव दिखाने के लिए चेतक की रचना आती है। उसके बाद और आगे बढ़े, एज ग्रुप आगे बढ़ता है, और एज ग्रुप आगे बढ़ने के साथ रीत है, साथ में कनेक्ट करते रहिएगा। तो जब एज ग्रुप आगे बढ़ता है तो नरोत्तम दास की एक रचना आती है कि पानी परात को हाथ छोयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठीक है, और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छोयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठीक है, क्या अद्भुत सामंजस्य है, क्या अद्भुत जो है उन्होंने कविता कह लो, छंद कह लो, उसको लिखा है। और उस लेवल पे लिखा है कि बड़े भी समझ पा रहे हैं और उस ग्रुप का बच्चा भी समझ पा रहा है जो उसको पढ़ रहा है। रीत के साथ गीत चल रहे हैं, है ना। और अगर आप बात करें, एक ग्रुप में पढ़ाया, जब केवट का संवाद पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे की एज ग्रुप देखी जा रही है कि क्या एज ग्रुप है बच्चे का। तो उसमें कहते हैं कि वो जब भगवान राम पार कर रहे होते हैं गंगा जी को, तो केवट पानी लाता है और उस पूरे प्रसंग को उसमें समाहित किया जाता है। उसके बाद जब आप हाई स्कूल में आएंगे, 10th के आसपास आएंगे, तो भगवान राम के विवाह का प्रसंग रखा जाता है। तो बहुत सलीके से जो कोर्स डिजाइनर थे, उन्होंने ये देखा कि कहाँ हमें किस गीत को, किस कविता को, किस छंद को हमें किस जगह समायोजित करना है। उसके बाद फिर जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आ जाती हैं, उसके बाद आप हरिवंश राय के बच्चन की कविता पढ़ते हैं। तो ये एक पूरी जो है वेल डिजाइंड प्रोग्राम में गीत और रीत साथ साथ हमारे कोर्सों में भी चले हैं। जी जी। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गीत है, मतलब जो रीत है हमारी गीत के रूप में जो अगली पीढ़ियों तक पहुँचती है, मुख्य व्यवधान क्या है अब उसको आगे बढ़ाने में? हम अक्सर शिकायतकर्ता बन जाते हैं। मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा। कैसे शिकायतकर्ता बन जाते हैं कि नई पीढ़ी बहक रही है। सबसे पहली कंप्लेंट पेरेंट्स की कंप्लेंट कि साहब सब मोबाइल में जुटे हुए हैं साहब, ये एआई का ज़माना है, तो एआई का ज़माना है तो इसमें जो है बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अरे बच्चे हमसे ज़्यादा टैलेंटेड पैदा हो रहे हैं, इसको आपको स्वीकार करना होगा। आप टैलेंटेड है, बात सही है, बट जो जनजी आ रही है और जो अल्फा जनरेशन आ रही है, ये हमसे कहीं आगे है, बहुत आगे है। मैं आपको बताता हूं कि आप टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ चलने में भलाई है। साथ आप गाइडिंग फोर्स हो सकते हैं, आप मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन आप उनसे संघर्ष करके फिर आप पूरे संघर्ष में ही रह जाएंगे। संघर्ष में ही आप पूरा जीवन गुजार देंगे और आप इस नई पीढ़ी के साथ सामंजस्य नहीं कर पाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहले मैं पेन और कागज लेके कविता लिखता था। जब मैंने देखा कि मेरे पास समय नहीं है, तो मैंने मोबाइल पे टाइप करना शुरू कर दिया। और आपको बताऊंगी, इस किताब में जो मेरी रचनाएं हैं, ये 90% मेरी मोबाइल पे टाइप की हुई रचनाएं हैं। तो आपने टेक्नोलॉजी का आपका साधन मिल गया। दूसरा, अब एक चीज और आ गई है, आप देखें
कि आप टाइप नहीं करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि टाइप करने में जब तक आप टाइप कर रहे हैं आपका विचार खो जा रहा है, पीछे चला जा रहा है, आप बोलना शुरू करिए। व्हाट्सएप में आप देखिए, जो आप बोलेंगे वही वो टाइप करना शुरू कर देता है। हो गया सब कुछ फास्ट हो गया कि नहीं फास्ट हो गया? और हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी से हम दूर भाग करके साहित्य को हम आगे बढ़ा लेंगे। ऐसा हो तो जाएगा, लेकिन वो चीज़ आप जितनी तेज़ी से आप 40 किताब लिख पाएंगे, आप हो सकता है कि अगर आप उसी पुरानी परंपरा में चलेंगे तो आप 2 किताब साल भर में या 2 साल में लिख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी के साथ सामंजस्य बैठाना है, और जो नई पीढ़ी है वो किताबें लिख रही हैं। मैं आपको फिर से एग्जाम्पल देना चाहूँगा। उनकी किताब अभी क्या है, शुरुआत में उनकी किताब को आप ये मान लो कि रील है। अभी जो किताब लिख रहे हैं किस रूप में लिख रहे हैं? रील है। उनके विचार हैं वो, और जिस दिन वो विचार को अपने उतारने लगेंगे वहाँ पर क्रांति आएगी। करना क्या है, हमें एक मार्गदर्शक फोर्स के रूप में, हमें एक पेरेंट्स के रूप में, हमें एक जो है अभिभावक के रूप में, हमें एक समाज के सजग नागरिक के रूप में उनको किताबों की तरफ मोड़ना है। अब मैं इस पे एक चीज़ और कनेक्ट करना चाहूँगा कि पहले आप किताब खरीदते थे, दुकान पे जाना है, दुकान से लेना है, वो रेलवे स्टेशन की दुकान हो सकती है, बस स्टेशन की दुकान हो सकती है, जाना है, खरीदना है। अब क्या है, आपने कोई ऐसा आप ऐप कह लें या इंस्ट्रूमेंट कह लें या इस तरह के छोटे जो ये प्रयोग हैं इनको कह लें, इसमें क्या है, हजारों किताबें डाउनलोडेड हैं। आप चाहे जयशंकर प्रसाद को पढ़िए, चाहे हरिवंश राय बच्चन को पढ़िए, चाहे हैरी पॉटर को पढ़िए, चाहे आप मार्टिन लूथर किंग को पढ़िए, जो भी आप पढ़ना चाहेंगे ये किताबों के रूप में यहाँ ढेर सारी जो है समृद्ध लाइब्रेरी अवेलेबल है। ऑडियो बुक्स भी हैं, ऑडियो बुक्स भी हैं, है ना। तो अब शिफ्टिंग का समय आ गया है, विरोध का समय खत्म हुआ, अब क्या है, शिफ्टिंग का समय आ गया है। और बच्चे लिख रहे हैं, बच्चे अपने विचार लिख रहे हैं। आप देखो इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, हर जगह अपनी जो उनकी फीलिंग्स है उसको लिख रहे हैं। हाँ, उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उनको किताब का रूप कैसे देना है, कैसे वो वेल प्लान ढंग से जो हम किताब जिस रूप में देखना चाहते हैं उस रूप में कैसे है वो आ रही। जैसे मैं आपको एक किताब का एक उदाहरण देता हूँ। अभी एक किताब बहुत फेमस रही, एक या दो का नाम लूँगा मैं हिंदी साहित्य में। एक रही यार पापा और दूसरी रही कलेक्टर साहिबा। और इसके बाद कुछ अनुवाद रहे जिसमें इनके अमीश त्रिपाठी के अनुवाद रहे, मेलुहा के मृत्युंजय और ये मिथिला वॉरियर सीता, ऐसे अनुवाद रहे और ये खूब बिकी, जम के बिकी। अब तो क्या है ना, अमेजन प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म है, आपको पता चल जाता है कि आपकी किताबें कितनी बिक रही हैं। हालांकि अभी भी प्रकाशक जो है बहुत चीज़ रिवील नहीं करते हैं, वो उनकी समस्या है। बट नए प्लेटफॉर्म आने की वजह से, नई चीज़ें आने, मॉडर्निटी आने की वजह से, का मतलब टेक्नोलॉजी से अब बहुत कुछ साहित्य आगे बढ़ रहा है। तो सर, नई पीढ़ी के लिए क्या रीत की जुबान बदलेगी? आपने बहुत अच्छे उदाहरण के साथ ये बात समझाई कि मार्गदर्शक की भूमिका में अभिभावकों को रहना चाहिए और संघर्ष समाधान नहीं है। तो उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मेरा ये यहाँ पर है कि क्या रीत की जुबान नई पीढ़ी के साथ बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। और इसमें मैं फिर से आपको ले चलूँगा उस तरफ। आपने कहा रीत की जुबान बदलेगी, तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये एक पिक्चर बनी थी, मूवी बनी थी, आपको ध्यान होगा, 3 इडियट जी। 3 इडियट की जो स्क्रिप्ट थी वो एक राइटर हैं चेतन भगत ने लिखी। और चेतन भगत बेसिकली वो किसी लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं रहे, किसी हिंदी साहित्य इंग्लिश साहित्य के स्टूडेंट नहीं रहे, वो बेसिकली इंजीनियर थे। अब उनके मन के अंदर जो है उनका जो साहित्यकार था वो निकलना शुरू हुआ और उसने सरल भाषा में कुछ लिखना शुरू किया। उन्होंने अपने यहाँ से ही कथा उठाई कि कैसे एक हॉस्टल की लाइफ है, कॉलेज की लाइफ है, उससे जो है कैसे स्टूडेंट संघर्ष करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं और कैसे जो है निकलते हैं। अभी मैं छोटा सा एक उदाहरण दूं कि रस्सा कसी
एक खेल होता है, मैं अभी एक स्कूल से ही आ रहा हूँ, वहाँ रस्सा कसी हो रही थी। इस जीवन में आप रस्सा कसी को हटा नहीं सकते। बिल्कुल। आप हटा दे, अगर हटाने की क्षमता आपके अंदर है तो आप बहुत बड़े संत हो गए हैं। इस रस्सा कसी से जूझना ही है, कभी नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की रस्सा कसी, कभी घर परिवार की रस्सा कसी, कभी समाज और समाज मतलब आपकी रस्सा कसी, कभी मीडिया, आप मीडिया से भी जुड़े हैं, कभी मीडिया और नॉन मीडिया की रस्सा कसी। ये जो रस्सा कसी है जीवन में, ये जो आदमी को कह लो या हमारी समाज को या इंसान को गिफ्ट में मिली हुई है, निश्चित रूप से गिफ्ट में मिली है। और उसके जीतने का भी एक तरीका है, उसके जीतने का तरीका ये है कि उसमें अगर आप कनेक्ट करें तो हैरी पॉटर को बच्चों ने खूब पढ़ा। क्यों पढ़ा? उसके पीछे कारण था कि हम अपनी चीज को प्रोपोगेट नहीं कर पाए, प्रेजेंट नहीं कर पाए। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी किताब मैं बात करूं अगर, तो सिंहासन बत्तीसी है। आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा है, सिंहासन बत्तीसी एक किताब है। तो वो विक्रमादित्य का एक सिंहासन होता है, उसमें 32 पुतलियां लगी होती हैं, और राजा भोज को सिंहासन खुदाई में मिल जाता है। और राजा भोज जब बैठने की कोशिश करता है तो एक पुतली आगे आकर खड़ी हो जाती है जिंदा होकर के, और कहती है कि राजन, तुम्हारे अंदर अगर ये गुण हैं तब आप इस सिंहासन पे बैठना, अदरवाइज इस सीट पे बैठने के आप हकदार नहीं हो। तो वो एक कथा सुनाती है। राजा भोज सोचता है ये तो मैंने अभी नहीं किया, ये काम, ये परोपकार का काम तो मेरे से नहीं हो पाया, तो वो वापस अपना पैर वापस खींच लेता है। दूसरी रचना में आपके साथ जोड़ना चाहूंगा, हैरी पॉटर जिन लोगों ने पढ़ी होगी वो कनेक्ट करेंगे, वो है विक्रम और बेताल। आप कनेक्ट करिएगा। एक बेताल होता है, पेड़ पर अटका रहता है, और विक्रम एक राजा, विक्रमादित्य राजा होता है, वो हर बार बेताल को उठाता है और उसको ले जाकर के कंधे पे सोचता है कि मैं इसको दूसरी जगह जाकर के छोड़ाऊंगा। इसी बीच बेताल चालाकी करता है और उसको, राजा को एक कहानी सुनाना शुरू कर देता है, और कहता है कि मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। कहानी पूरी सुना देता है, उसके बाद कहता है मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, अगर इस प्रश्न का जवाब तुम्हें आता है और नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, जी जी, और अगर तुम बोल दोगे तो मैं वापस अपने पेड़ पे चला जाऊंगा। ठीक है? पूरी सीरीज है विक्रम और बेताल की, किस हैरी पॉटर से कम है। कभी हमने ट्राई किया कि अपने बच्चों तक हम इसको लेकर के जाएं। पंचतंत्र को तो थोड़ा बहुत लोग ले जाते हैं, हितोपदेश को ले जाते हैं, बट ये कहानियां जिसमें कैसे अट्रैक्ट हुआ आप हैरी पॉटर से, हमारे बच्चों का अट्रैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमने ये उनको अपनी कहानियां, अपने जो हमारे हिंदी साहित्य के थे वर्जन, हमने उनको नहीं दिए थे। जी 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 जी, है ना? तो ये नई पीढ़ी को आपको देने की आवश्यकता है, और इसमें माताओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं माताओं की भूमिका, दादियों की भूमिका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो दादा दादी हैं इसको देख करके चलें कि अगर भूल गए हों आप किताबें तो फिर से आप लाइए, पढ़िए, क्या दिक्कत है। विक्रम बेताल पढ़िए, सिंहासन बत्तीसी पढ़िए, ठीक है, हितोपदेश पढ़िए, पंचतंत्र पढ़िए, और फिर अपनी नई पीढ़ी को ट्रांसफर करिए। नई पीढ़ी बहुत ही रिसेप्टिव है, आप बताएंगे बहुत ही रिसेप्टिव है। जैसे अभी एक बात हो रही थी, पीछे चल रहा था, हिंदुस्तान का नक्शा मुझे दिख रहा था, जी जी, है ना? हमारे इसमें तो कल्पना ही की गई थी। आप कोई भी ब्राह्मण जब संकल्प कराता है तो क्या बोलता है कि जम्बूद्वीपे, जम्बूद्वीपे भरतखंडे। जम्बूद्वीप बहुत बड़ा है, रसिया तक है फैला हुआ। उसके बाद वो कहता है भारतखंडे, भरतखंडे, है ना? वो उससे थोड़ा छोटा है लेकिन आज के भारत से बड़ा है। फिर वो कहता है आर्यावर्ते, आर्यावर्त भी आज के भारत से बड़ा है। फिर कहता है कि भारत देशे, भारत देश। फिर भारत देश की बात आती है। यानी कि इतने तक हमारी संस्कृति, पुरानी संस्कृति की परिकल्पना रही है, और उसके अंदर कितने समृद्ध साहित्य रहे होंगे। अरे हम कहां तक नहीं गए आप बताइए साहित्य को लेकर के। जापान गए, चाइना गए, ईरान, इराक, अरब तक पहुंचे हम। आप ईस्ट इंडिया की बात, इसकी बात करें आप, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, कहां तक हमारा साहित्य नहीं पहुंचा। वो तो कहते हैं कि साहब आपके यहां अयोध्या नहीं है, अयोध्या तो हमारे यहां है। इंडोनेशिया कहता है कि हमारे यहाँ, या थाईलैंड कहाँ है, थाईलैंड कहता है मेरे यहाँ अयोध्या है। यानी आपका जो रामायण है, आपका जो साहित्य है, वो हर जगह जो है फैला हुआ है, और लोग उसको अपना बताते हैं। यानी कि इतना जो है उसमें अट्रैक्शन है
कि लोग कहते हैं साहब ये तुम्हारा नहीं, ये तो मेरा है। जी, समय की अपनी बाध्यताएं हैं और कुछ जो हमारे ऑडियंस हैं सर, साहित्यिक मंच है और तीसरा लिटरेचर फेस्टिवल है, कुछ लोगों के सवाल भी हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं आप लोगों से कि जो भी सर से कुछ पूछना चाहें वो मुझ तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। मैं सर से बातचीत का सिलसिला यहाँ पर जारी भी रखूंगा और बीच बीच में जो प्रश्न हैं हमारे श्रोताओं के वो भी मैं लेता रहूँगा। सर, एक गुजारिश की हुई है कि एक गीत की 4 पंक्तियां आप और हमारे श्रोताओं को यहाँ पर सुना दें जो आपके दिल के बेहद करीब हो। क्या मैं किताब ले सकता हाँ हूं? हाँ बिल्कुल सर। गीत चाह रहे हैं या कुछ भी? अच्छा, तो दोहे हैं कुछ, दोहों की भी एक परंपरा है, चलेगा ना? ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा ज़्यादा मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा समझने के लिए, लेकिन थोड़ा सा दबाव डालेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इसी बीच ताली बजाकर आप अपनी सहमति प्रदान करें, क्योंकि पूछने वाले को भी और सुनाने वाले को भी थोड़ा उसकी हौसला अफजाई होती रहनी चाहिए। धन्यवाद सर। बासन बसन उधार के, बासन वस्त्र को कहते हैं, वसन बर्तनों को कहते हैं। बासन बसन उधार के और छत से चूती धार, अम्मा अब्बा ढूंढते घर आंगन चौबार। बासन बसन उधार के, छत से चूती धार, अम्मा अब्बा ढूंढते घर आंगन चौबार, और पक्षी बेगाने हुए ढूंढ रहे हैं ठौर, इस बसंत आए नहीं इन आमों में बोर। इस बसंत आए नहीं इन आमों में बोर। और अगला दोहा आपकी खिदमत में पेश है कि खोए हैं इस दौर में मधुर मिलन के गीत, खोए हैं इस दौर में मधुर मिलन के गीत, और रोटी भी गिनकर बनी, रोटी भी गिनकर बनी जिस दिन आए मीत। वाह। पूछते ना कितनी रोटी खाओगे, मेहमान आता तो पूछते कितनी रोटी खाओगे, अरे कोई पूछता था, हमारी माँ और दादी पूछती थी कितनी रोटी खाओगे। रोटी भी गिनकर बनी जिस दिन आए मीत, और रिश्तों के नाजुक कदम चलकर पहुंचे दूर, दर्द कौन किसकी सुने सब दिखते मजबूर। और अगली लाइन थोड़ा हमसे भी जुड़ी हुई है कि फाइल में दबती गई तूती की आवाज, और धूलों की परतें चढ़ी रफा दफा सब राज। बहुत बढ़िया। और आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन कि आईनों के देश में चेहरा ढूंढे लोग, आईनों के देश में चेहरा ढूंढे लोग, चेहरा ढूंढे लोग, और जिसके जितने दाग थे उतने उजले योग, जिसके जितने दाग थे उतने उजले योग। धन्यवाद सर। तो ये तो वही बात हुई कि गालिब ने भी एक मशहूर शेर लिखा है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, कि दाग चेहरे पर था और आईना साफ करता रहा। बहुत उम्दा आपने सर यहाँ पर अपनी रचना सुनाई। एक और सवाल यहाँ पर है डॉक्टर अजीत तोमर जी की तरफ से। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में आप पत्रकारिता पढ़ाते हैं। उनका कहना है कि गोपाल दास नीरज जी के जाने के बाद एक अतिरिक्तता सी पैदा हो गई है गीतों के क्षेत्र में, तो कौन उसको अब उसकी पूर्ति करने के लिए कौन तैयार है, क्या आपका सोचना है? कहाँ है, बड़ा बढ़िया सवाल किया है। मैं डॉक्टर अजीत जी। ओके, बहुत बढ़िया, मतलब इट्स मैं क्या बोलूं कि आपने बहुत बड़ी चीज़ छेड़ी है। एक ये बात आती है कि गीतों के राजकुमार कहे जाते थे गोपाल दास नीरज जी, उनके बाद गीतों का जो है क्या हुआ, तो मैं बताना चाहूँ गोपाल दास नीरज जी से प्रेरणा लेकर के एक पूरी पीढ़ी खड़ी हुई है, और उस पीढ़ी जाने अनजाने वो उनके गुरु हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा तो बड़े नामों में जैसे आप कुमार विश्वास का नाम ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो मेरी जानकारी में, जिनको मैंने भी सुना है, एक आध मैं लाइन आपको सुनाऊंगा भी उनकी। कुमार मनोज हैं, कमलेश शर्मा हैं,
राजीव राज हैं, इनको आप गूगल करके देखेंगे, इनको आप पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो परंपरा नीरज जी ने डाली थी उस परंपरा से वो लाइन आगे खींचने का प्रयास हो रहा है। कभी भी ये देश खाली नहीं रहता। जैसे मैं आपको अगर बताऊं, समय समय पर जिस समय इस देश को जिसकी आवश्यकता होती है, कुछ विधाता की ऐसी प्रक्रिया है कि वो पैदा हो जाता है। जब आवश्यकता थी स्वामी विवेकानंद की तो विवेकानंद पैदा हो गए, जब आवश्यकता थी अरविंदो जी की तो अरविंदो पैदा हो गए, जब आवश्यकता थी नेहरू जी की नेहरू जी पैदा हो गए, जब आवश्यकता थी विनोबा भावे की तो विनोबा भावे पैदा हो गए। कहने का मतलब यह है कि कभी देश प्रतिभाओं से और इससे खाली नहीं रहता। हम अब आप अपनी भूमिका में हैं, हम आप अपनी भूमिका में हैं। अब दौर आया क्या कि अब समाज, पहले हम कहते थे साहित्य समाज का दर्पण है, अब दर्पण की भूमिका में साहित्य आगे बढ़ रहा है। अब वो साहित्य क्या है? साहित्य समाज का मार्गदर्शक है। लोग पढ़ते हैं और उससे सीखते हैं। आपको क्या लगता है किताब 2 दिन में थोड़ी लिखी जाती है? बिल्कुल। एक लेखक अपने 40 साल 50 साल या अपनी जिंदगी के पूरा अनुभव निकालता है, तब वो एक किताब लिखता है। वो उसके, आपको किसी आदमी के 40 साल के अनुभव को जानना है तो उसकी किताब पढ़ लीजिए, आप जान जाएंगे कि अनुभव क्या है। तो जरूरी नहीं कि हम खुद सारे अनुभव लें, बहुत चीज हम किताब पढ़ करके जान जाते हैं। तो इसी तरह से गीतों में, जैसे मैं आपको, अब तो वो शायद नहीं रहे कि इसका था, मैं एक छोटी सी कुमार मनोज की रचना सुनाता हूं। ये था कि बड़े लोगों की महफिल के अदब कुछ खास होते हैं। मैं लाइन कोट कर रहा हूं, कुमार मनोज की है, बाई नेम कोट कर रहा हूं कि बड़े लोगों की महफिल के, कितना देखिए महीन ऑब्जर्वेशन है, महीन मतलब सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन है कि बड़े लोगों की महफिल के अदब कुछ खास होते हैं, वो काजू तो उठाते हैं समोसा छोड़ जाते हैं। बहुत बढ़िया सर। समझ रहे हैं? तो नई पीढ़ी बहुत बढ़िया लिख रही है। कभी कमलेश शर्मा लिखते हैं कि नहीं, एक और उसके पहले दिखाऊं, एक शर्मा जी थे, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूं, कि सीढ़ियां, लाइन है, लाइन सुनिएगा, कि सीढ़ियां उनके लिए अमोघ जिन्हें बस छत तक जाना है, और सितारों पर है जिनकी दृष्टि उन्हें पथ आप बनाना है। सितारों पर है जिनकी दृष्टि उन्हें पथ आप बनाना है। अभी एक ये अंजुम, शायद अंजुम की रचना है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारी दौलत बता रही है तुम्हारी शोहरत, तुम्हारी शोहरत नई नई है। ठीक है? तो इस तरह की जो रचनाएं आ रही हैं, ये जो उस गीत की परंपरा है गोपाल दास नीरज जी की, वो उसको वो आगे बढ़ा रही हैं अभी, है ना। एक लाइन और भारत भूषण जी की थी, भारत भूषण जी यहीं आप पास के, कि जिसमें मनुष्य को छान सको मन ऐसी छलनी नहीं बनी, है ना। वैसे ही सबको स्वीकारो जैसे स्वीकारा ईश्वर ने। आगे की लाइन में मिस कर रहा हूं, लेकिन वो ये कहता है कि ऐसी कोई छलनी आज तक नहीं बनी है जिसमें आम आदमी को छान सको। छान के दिखा लो। हर आदमी के अपने अलग व्यक्तित्व हैं। कोई आदमी आपके साथ बैठा हुआ है, कल को वो आपकी टांग खींच लेता है, कल को वो दूसरा व्यवहार करने लगता है। तो ये समय के साथ है, आप मनुष्य को छान ही नहीं सकते हो। और मनुष्य एक ऐसी कृति है जो ईश्वर की सबसे बढ़िया, सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसका आनंद लीजिए, और जिंदगी जब पूरी हो जाए ना, जिंदगी जब पूरी हो जाए तो कहिए वाह हे ईश्वर, आपकी दुनिया इतनी बढ़िया थी कि यहां आकर के मजा आ गया। ये कहिए आप। अब अगले सवाल की तरफ मैं रुख करता हूं। सर, ये जो मंच है, इसको, इस गुलदस्ते को सजाने का काम हमारे प्रोफेसर श्रवण कुमार शर्मा जी ने किया है। तो अगला क्वेश्चन पूछने के लिए मैं उनकी तरफ मुखातिब हूं। डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। मिश्रा जी, आपने बहुत बढ़िया जो अपने उदाहरण दे के समझाया अभी काव्य को, उसकी एक यात्रा है। जब काव्य पुरुष निकलता है, काव्य विद्या चलती है, और जहाँ जहाँ जाता है वो पांचाली, वैदर्भी, गौड़ी, सब जगह जाता है वो, तो उसके साथ विचार भी बदलते जाते हैं, हमारी शैली बदलती जाती है। और जो राइटर में 2 चीजें आपने बताई कि जीवन का संघर्ष, और एक और उसकी होती जीवन की उसकी विडंबनाएं। तो आपने अपनी, मैं आपको अपनी पोइट्री, आपकी पोइट्री गीतों की तरफ लेके आ रहा हूं कि
उसमें आपने जो अभी गा के हमें बताया, उसमें जीवन के संघर्ष में दिखाई दिया, विडंबना भी कहीं दिखाई दी, प्रेम दिखाई दिया हमें। एक उसमें एक और मिश्रा भी है जो रत्ना संसार में, वो मिश्रा जी कहाँ पर हैं जिन मिश्रा जी को मैंने उनकी टेबल पर देखा था बैठे हुए, तो जब मैं उनके पास गया तो पहले आए, अब वो बैठे और उन्होंने अपनी ड्रॉर में से गीता निकाली, और वो गीता का शायद कोई गीता ही थी अगर मुझे याद है, या कोई और टेक्स्ट हो, वो कुछ संस्कृत कोई टेक्स्ट है, एक उसमें से पूरी चौपाई पढ़ी, उसमें रामायण क्या हो वो कुछ पढ़ा और फिर हमसे बातें की। वो मिश्रा जी रचना संसार में कहाँ दिखाई देती है? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा आपने छेड़ा है। मैं बताऊं, वो बता भी दूं क्या है। रामायण रामचरितमानस से मैं अपनी टेबल पे रखता हूं, और मैं समझता हूं कि ये मैनेजमेंट का बहुत बड़ा ग्रंथ है। जैसे मैं छोटे शब्दों में आपको कम लाइनों में बताता हूं कि मैनेजमेंट के सूत्र देखिएगा। यहाँ नई पीढ़ी के बच्चे भी बैठे हैं। जब पहला सूत्र है कि आपका एक सलाहकार, आपका एक साथी बहुत ही अच्छा होना चाहिए जो आपको जीवन के सही मार्गदर्शन करे। कैसे? जब हनुमान जी बैठते हैं समुद्र के किनारे और जामवंत जी उनसे कहते हैं कि आपको समुद्र पार करके जाना है, तो हनुमान जी एकदम आवेशित हो जाते हैं और सिंहनाद करने लगते हैं। सिंहनाद करी 12 लीलो नागो जल्दी दिखारा, और सहित सहाय राम नहीं मारी आनो यहाँ त्रिकूट पारी। कहते हैं कहो तो पूरी लंका उठा लाऊं और कहो रावण को मार के ले आऊं। तो जामवंत जी सिखाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है? इतना करो तात तुम जाई, सीते देख कहो सुध आई। सीता को देख करके सुध आके कहना है। तो मैनेजमेंट का पहला फार्मूला कहता है कि जीवन में आपका एक साथी ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही संतुलित हो, जो आपको सही मार्गदर्शन दे। और वो क्या है? गुरु। जामवंत जी इस समय भगवान उसके हनुमान जी के क्या है? गुरु हैं। फिर आगे हनुमान जी बढ़ते हैं, ज़्यादा समय तो नहीं ले रहा हूँ। नहीं आप कहिए। फिर हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो मैनाक मिलता है। मैनाक कहता है कि रुक जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैनेजमेंट का दूसरा सूत्र कहता है कि जब तक आपका कार्य ना हो जाए, जब तक हरिद्वार लिटरेचर फेस्टिवल अपनी ऊंचाई को प्राप्त ना कर ले, तब तक बैठना नहीं है। ठीक है? तीसरा टेस्ट लिया जाता है। इस जिंदगी में आपके भी टेस्ट होते हैं, हमारे भी टेस्ट होते हैं। हर पल नहीं होते तो हर दूसरे पल होते हैं। जी। तो सुरसा आ जाती है, वो टेस्ट लेने के लिए आती है ना? भेजा जाता है, उसको एग्जामिनर है वो। और जैसे जैसे सुरसा मुंह बढ़ाती है वैसे वैसे हनुमान जी और डबल करते जाते हैं। और जैसे ही वो बड़ी हो जाती है वैसे ही छोटे होकर के मुंह में घुस के वापस आ जाते हैं और एकदम झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं अब तो आशीर्वाद दे दो, अब तो जाने दो। तो एक लाइन कहती, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि बुद्धि बल मरम तोर में पावा। बुद्धि भी पा लिया, तुम्हारा बल भी पा लिया मैंने। बल होना आवश्यक है, बट बुद्धि के साथ अगर नहीं है, विवेक के साथ नहीं है, तो वो बहुत कारगर नहीं है। तो बुद्धि भी प्राप्त कर लिया, बल भी प्राप्त कर लिया। और अगली जगह जब हमारे पास बहुत बुद्धि आ जाती है, बहुत बल आ जाता है, तो क्या आ जाता है? मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो अगले चरण में हनुमान जी की और परीक्षा होती है। एक राक्षसी रहती है, वो एक मैग्नेट है समुद्र में, वो जो खींचता है। तो जब आदमी के पास बहुत बड़ा पद आ जाता है, बहुत पैसा आ जाता है, तो क्या आता है? मद आता है, और वो आदमी को आगे बढ़ने से रोकता है, गिरा देता है नीचे। अगर हम टॉपर बन गए तो टॉपर के मद में अगर हम घूम रहे हैं, ये बच्चों आपके लिए कह रहा हूं, टॉपर के मद में घूम रहे हैं तो खींच लेता है, राइट? वो खींच लेता है। तो इसीलिए वहां भी बचने की आवश्यकता है, मद से भी बचने की आवश्यकता है। अब ज्यादा ही बहुत बड़ी लंबी कथा हो जाएगी, इस पे ना करके फिर आपका जो प्रश्न है उस पर लौट आता हूं और 2 लाइन में उसका जवाब देता हूं कि उसमें मैंने कहीं लिखा है, तो वो मेरे प्रेरणा का सूत्र है जो मैं पढ़ता हूं। और मैंने उसमें लिखा है, एक अगर अनुमति हो मॉडरेटर साहब की, तो मैं सुना देता हूं कि इसमें आप उस आध्यात्म का पुट देख सकते हैं कि कमियों के बाजार में हूं। अक्सर आप समाज में जाते हैं ना, अरे इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है। कमियों के बाजार में हूं और मैं अपने संसार में हूं, मैं अपने संसार में हूं। मीडिया के भी लोग बैठे हैं कि जैसे तैसे पढ़ लेना, रद्दी के अखबार में हूं। जैसे तैसे पढ़ लेना, रद्दी के अखबार में हूं। फिर से लाइन सुनिएगा कि कमियों के बाजार में हूं, मैं अपने संसार में हूं, और जैसे तैसे पढ़ लेना, रद्दी के अखबार में हूं। आज का अखबार नहीं है,
रद्दी के अखबार में हूं और अर्जी तेरी मर्जी की। अब आइएगा अध्यात्म की तरफ ले चलते हैं आपको कि अर्जी तेरी मर्जी की तेरे ही दरबार में हूं। वाह, अर्जी तेरी मर्जी की तेरे ही दरबार में हूं और छोड़ मुखौटे दुनिया के, छोड़ मुखौटे दुनिया के अपने ही किरदार में हूं। छोड़ मुखौटे दुनिया के अपने ही किरदार में हूं। और फिर आध्यात्म की लाइन जो आप जानना चाह रहे थे सो सुनिए कि जन्म जन्म के रिश्ते हैं। आप वस्त्र बदलते हैं, हर जन्म में नया शरीर लेते हैं और कहां कनेक्ट हैं? आम के पेड़ में क्या फलेगा? आम ही तो फलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप परमात्मा के अंश हैं तो परमात्मा से दूर कैसे हैं आप? जन्म जन्म के रिश्ते हैं, मैं भी तेरे प्यार में हूं। जन्म जन्म के रिश्ते हैं, मैं भी तेरे प्यार में हूं। और लास्ट लाइन है कि रफ्ता रफ्ता चल निकली, रफ्ता रफ्ता चल निकली, अब अपनी रफ्तार में हूं। रफ्ता रफ्ता चल निकली, अब अपनी बहुत रफ्तार में। खूबसूरत सर, बहुत बढ़िया। और अब मैं इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव यानी कि आखिरी सेगमेंट में हूं और कुछ क्वेश्चन और आए हैं, उनको सम अप करके मैं सर से पूछ रहा हूं कि मिश्रा जी अगर प्रशासनिक अधिकारी ना होते तो क्या होता? तभी मिश्रा जी ही होते। मिश्रा जी तो होते। प्रशासनिक अधिकारी ना होते तो नेचुरली एक लेखक के रूप में मेरी इच्छा है कि मैं एक विचारक के रूप में मैं अपने को, जो मैं अपनी प्रोफाइल लिखता हूँ तो मैं उस पर जो मेरा होता है ना, मैं एडमिनिस्ट्रेटर लिखता हूँ ना लेखक लिखता हूँ, मैं ब्लॉगर लिखता हूँ अपने को। मैं ब्लॉगर लिखता हूँ, कुछ विचार आते हैं मैं उसको एक रूप देता हूँ, तो मैं इस रूप में जाना जाता हूँ। तो सृजन के मामले में मेरा अंतिम सवाल है, तो अभी कितना कुछ लिखा जाना है और क्या टारगेट है अभी जो रह गया है उसको पूरा करना है? मैं एक बात बताना चाहूँगा, बहुत राज की बात है। राज की बात यह है कि कभी मैंने ज़बरदस्ती कलम उठाने की कोशिश की लेकिन लिखा नहीं गया। ज़बरदस्ती कलम उठाने की कोशिश की, लिखा नहीं गया, और जब लिखा गया तो वो लिख गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब विचार घनीभूत हो जाते हैं तो वो जो घनीभूत विचार होते हैं जब उतरते हैं तो आपकी भावनाएं उतर जाती हैं। और मैंने बताया ना कि मैं व्हाट्सएप पे लिख के सेव कर लेता हूँ। व्हाट्सएप पे लिखा मैंने और उसको सेव कर लिया। अब वो कलम उठाने का बहुत ज़्यादा ना तो समय मिल पाता है, ना बच्चे अलाउ करते हैं। बच्चों से मेरा मतलब है कि वो अपना खेल रहे हैं तो उनकी मस्ती में हमें भी शामिल होना होता है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लेखन है अभी जारी है, रुका नहीं है, और कोशिश करूँगा कि और भी कुछ कृतियाँ जो लोग पढ़ सकें, क्योंकि किताब अगर आप उठाएं और वो पढ़ी ना जा सके। प्रोफेसर साहब, अगर किताब आप उठाएं और 2 पन्ने के बाद आपकी हिम्मत ना पड़े कि मैं इसको पढ़ पाऊँ, तो उस किताब का लिखना बेकार है या उस गीत का लिखना बेकार है। तो किताब खुद अगर पढ़ा ले जा रही है अपने को तो इम्पोर्टेंट है ना। यही फ्लो होता है। साहित्य सृजन आसान होता है, बट साहित्य और उसमें कलम में अगर फ्लो है ना, लोग अपने को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ ये तो जो लिखा जा रहा है वो मेरे जीवन के करीब है या मेरी ही कहानी चल रही है आगे। वो आप उस ट्रेन में बैठ चुके हैं। किताब आप आपको उस ट्रेन में बैठा दे कि जहां आप जाना चाहते हैं, तब आप समझिए वो किताब सफल है ना। बहुत बढ़िया सर। जो मुस्कुराकर सबको अपना बना ले, जो मुस्कुराकर सबको अपना बना ले, वही मंच का असली सितारा होता है। आज आपने गीत को रीत के रूप में सुना, परंपरा के रूप में सुना, और सबसे खूबसूरत बात कि अपने गीतों को अपनी ही जुबान में और अपने अनुभवों के साथ हमारे डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा जी ने आपको सुनाया और नई पीढ़ी के लिए भी एक संदेश दिया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी सरलता का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने बताया कि वो अपने प्रशासनिक पदों का कभी जिक्र नहीं करते अपने लेखन में या अपने उसमें, और वो अपने आप को ब्लॉगर कहलाना पसंद करते हैं। तो साहित्य के मंच पे ऐसे साहित्यकार को सुनना अपने आप में एक सुखद अनुभूति रहा। आप सब लोगों ने भी पूरे धैर्य के साथ सर को सुना और उम्मीद है सर आपका जो रचनाशीलता का संसार है वो इसी तरह पनपता रहे, फलता फूलता रहे, और हम जैसे लोग जो आपको फॉलो करते हैं वो आपको पढ़ते रहें, सुनते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका कि आप हमारे इस
हरिद्वार लिटरेचर फेस्टिवल जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम गंगा के किनारे, गंगा के तट पर हो रहा है, उसका हिस्सा बने और आप इसी तरीके से हमारा जो अंतः प्रवाह सोसाइटी है उसको आप इसी तरीके से सहयोग प्रदान करते रहें। मेरी गुजारिश है कि मैं जब अपने जो खूबसूरत संचालन हमारा कर रही है हमारी टीम, उन तक मैं इसको ट्रांसफ़र करूं। एक बार फिर से करतल ध्वनि के साथ सर का स्वागत करेंगे और सभी लोगों का एक बार पुनः मैं तहे दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। सर, वी वुड ऑल्सो लाइक टू कन्वे अवर सिंसियर थैंक्स कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। और सर, आज आपने हमें विक्रम बेताल से ये सारी बातें करके हमें फिर से अपनी जड़ें याद दिला दी हैं, तो हम सच में आपके ऋणी हैं सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, डॉक्टर शिवा सर के लिए भी आपने बहुत ही सरल तरीके से सर 2 मिनट सर, हम आपके 2 मिनट और लेंगे सर। एक्चुअली आज सुबह से ही बुक विमोचन का प्रोसेस जो चल रहा है, इसमें एक और बुक विमोचन का प्रोग्राम है। नहीं सर, डॉक्टर रीना वर्मा मैम की बुक का विमोचन है एंड मैं इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पे डॉक्टर प्रोफेसर श्रवण शर्मा को, डॉक्टर करुणा शर्मा मैम, डॉक्टर सीमा मलिक मैम, श्री पीके मिश्रा सर एंड डॉक्टर रीना वर्मा, डेफिनेटली। मैं स्टेज पर हमारे बीच प्रेजेंट डॉक्टर पीके मिश्रा सर का भी स्वागत करने के लिए डॉक्टर श्रवण सर को इनवाइट करती हूँ कि वो पटका पहनाकर और गंगाजलि देकर सर का स्वागत करें। हमारे इस सेशन के मॉडरेटर डॉक्टर शिवा अग्रवाल जी भी अपनी जो पुस्तक है यादों के दस्तखत वो एलन मिश्रा सर जी को प्रेजेंट करना चाहते हैं। डॉक्टर शिवा अग्रवाल की बुक का नाम है यादों के दस्तखत। अब डॉक्टर शिवा अग्रवाल जी की बात हो रही है तो मैंने उनके इंट्रोडक्शन में एक बात नहीं बोली है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि सर हमारी डॉक्टर करुणा शर्मा मैम के स्टूडेंट रहे हैं। कल डॉक्टर किरण बाली मैम ने बोला था कि हमारे जो श्रवण सर हैं वो पारस पत्थर हैं और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि सर पारस पत्थर है, लेकिन पारस पत्थर होने के साथ साथ सर एक जौहरी भी हैं जो दूसरे पारस पत्थर को अपने घर लेकर आ गए हैं। तो क्योंकि जो सर मैम के स्टूडेंट हैं डॉक्टर शिवा अग्रवाल, डॉक्टर मुकेश गुप्ता, डॉक्टर नहीं थर्ड कौन थे, डॉक्टर अजेंद्र, ये सबको देखने से पता लगता है कि मैम भी एक पारस पत्थर है। तो मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सबका इतने पेशेंस के साथ ये सेशन अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।